नर्सिंग कॉलेज घोटाला व पेपर लीक मामले को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए मंत्री विश्वास सारंग का पुतला जला दिया। एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले एवं पेपर लीक मामले को लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इसके चलते आज उज्जैन में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कलेक्टर निवास से कोठी पैलेस तक रैली के रूप में पहुंचे। इस दौरान बीच में कार्यकर्ताओं ने अचानक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पुतला भी फूंक दिया। वहीं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम मोहम्मद सिराज को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी, महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष सोनिया ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी तेरी तानाशाही तानाशाही मोदी सरकार मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार से दोषी है उनका पुतला दिल्ली कांग्रेस पार्टी के जावा साथियों ने दहन किया है। कॉलेज की मान्यता नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की सूचना मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य में रखा हुआ है। जिस प्रकार से परिवार के मुखिया की जो उसका उद्देश्य रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद की भ्रष्ट डिग्री है, वो चाहते हैं कि पूरे देश में उनका कुनबा भी उसी प्रकार का बढ़े। मध्य प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में आज चिकित्सा नर्सिंग घोटाला इनको लेकर और जो घपला मध्य प्रदेश में बच्चों के भविष्य के साथ हुआ है उस सब को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज धरना प्रदर्शन और विश्वास सारंग का पुतला दहन किया है। माननीय कलेक्टर महोदय के हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। भाई जीतू पटवारी जी के निर्देश और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमने जो हमारी माता बहनें हैं वो नर्सिंग घोटाले की शिकार हुई है। एक एक कमरे में कॉलेज चल रहा है पिछले 18 सालों से और बिना बात की परीक्षा, कोई ट्रेनिंग नहीं। मेरा कहना है कि जिस प्रकार व्यापम घोटाला हुआ था जिसमें कई अनपढ़ गवार लोगों को डॉक्टर बनाया था, वैसा भी नर्सिंग घोटाले में ऐसा हुआ है। और विश्वास सारंग लगातार कई सालों से इस विभाग के मंत्री है। हम मांग करने निकले कि उनका इस्तीफा हो, इस्तीफा देना चाहिए, उनको जवाबदेही लेना चाहिए। वो जो भी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग हमने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के से की है। आज पूरे कांग्रेस कमेटी के साथियों ने शहर में एक जुलूस निकाला है और विश्वास सारंग का पुतला जलाया है और मांग की है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। परिवहन क्षेत्र में सुशासन का महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई से मध्य प्रदेश की सभी आरटीओ चेक पोस्ट बंद करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधित नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती है, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायत को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन का शासन पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए
प्रबंधन किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शासन सुशासन के लिए जाना जाता है और मेरी भी अपना प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आएगी सरकार वहाँ सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आरटीओ के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं होगी। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र के गांव में बंदर का आतंक जारी है। सुबह पानी भरने जा रही एक महिला को आतंकी बंदर ने काट कर घायल कर दिया, जबकि इसके द्वारा काट कर घायल किए गए बच्चों का जिला अस्पताल में अब भी उपचार जारी है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग का अमला 2 माह में आतंकी बंदर को पकड़ने में नाकामयाब रहा। यहां तक कि डीएफओ लोगों का ना तो फोन उठा रही है, ना ही मैसेज का जवाब दे रही है। सोमवार सुबह गलपुरा में रहने वाली महिला पानी भरने घर के बाहर निकली थी। उसी दौरान बंदर ने महिला पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि महिला को उसके परिजन तत्काल प्राइवेट अस्पताल उपचार करने के लिए ले गए। इसके एक दिन पहले इसी आतंकी बंदर ने हर्षिता पिता पवन बनेठिया 8 निवासी पवासा बाई को बचाने के चक्कर में बंदर के काटने पर घायल हुई थी। वहीं गौरव सिसोदिया निवासी निमनवासा, वंश पिता राम प्रसाद निवासी निमनवासा, सुष्मिता पति दिनेश को इसी आतंकी बंदर ने काट कर घायल किया है। ग्रामीणों ने पुलिस व वन विभाग के अमले को बंदर की शिकायत की। इसके बाद वन विभाग का अमला आतंकी बंदर को पकड़ने के लिए भी पहुंचा था, लेकिन अब तक उक्त बंदर को वन कर्मी पकड़ नहीं पाए। घर के आंगन में खेलते थे बच्चे, उन तो बंदर आया तो रोड पे था और बाकी का ओटला पे चढ़ी गया, एक रोड पे रह गया तो उसको पाँव में काट खाया। फिर पुवासा तरफ भगाया तो चकोर पार के उधर पुआ से गया तो ऐसे एक लड़की को काट खाया। जिसके पहले हमारे मोहल्ले में एक बहू कपड़ा सुखाने गई थी तो उसके दोनों पाँव में काट खाए। और आज सुबह और मैं तो अस्पताल में है और ये आए घर से तो बोल रहे हैं कि एक और लीलाबाई नाम की है, वो लोया लंगर बिनती है उद्योगपुरी में, तो उसको भी काट खाया सुबह। और कराया था गांव वाले ने, इनको नहीं काटे, इसके पहले तो पकड़ने आए थे तो बंदर उनके भी हाथे नहीं आया। कल भी आई थी गाड़ी तो हाथे नहीं आ रहे वो बंदर। कितने बंदर है? वो एक ही काटता है और बाकी का बहुत सारे वो कोई नहीं काटता है। कौन सी जगह में बंदर घूम रहा है? ये निमनवासे में, पुवासे में, चकोर पार में, उद्योगपुरी में, इतने में घूम रहे हैं बोले। हाँ, तो कितने दिन हो गए परेशानी करते हुए? ये अभी तो 10-12 दिन हो गया। और कल शाम को भी बता रहे वो गल की यात्रा भराती है गलपुरे में, उधर भी एक को 6 बजे काट खाया, फिर सुबह एक को काट खाया। पकड़ने वाला तो आ ही रहा पर बस हाथे नहीं आई रहे। देश में 164 साल से चल रहा कानून आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1 जुलाई रात 12 बजे से खत्म हो गया। इसकी जगह रात से ही बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुका है। आज इसी के तहत उज्जैन में 7 केस दर्ज भी किए गए। पुलिस अधिकारियों भारत आज से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जिले की सभी थानों में आयोजन कर लोगों को इसकी जानकारी दी गई। दरअसल देश में 1860 से लागू आईपीसी इंडियन पेनल कोड के कानून अनुसार पुलिस व कोर्ट कार्रवाई करती है। 164 साल पुराने इस कानून को बदलकर केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता बना दी है। इसमें आईपीसी की 511 धाराओं के स्थान पर सिर्फ 358 धाराएं ही रहेंगी। मतलब उन धाराओं को हटा दिया है जिसका वर्तमान कोई औचित्य ही नहीं था। वहीं इसी धाराओं को कड़ी कर दिया गया। इसमें सख्त सजा या फिर राहत देने की जरूरत थी। दंड प्रक्रिया भी बदली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी लागू है। अब तक कानून के साथ भी दंड संहिता 1972 मान्य थी। नया कानून बनाने के साथ ही दंड प्रक्रिया भी नई लागू की गई है। इसके तहत अब भारतीय दंड संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा। इसी के अनुसार कार्रवाई भी होगी। वहीं 1872 में लागू साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव कर उसे भारतीय साक्ष्य संहिता लागू कर दिया गया है। नए कानून की जानकारी देने के लिए 1 माह तक पुलिस व न्याय विभाग में ट्रेनिंग दी जाएगी। एएसपी नितेश भार्गव ने माधवनगर थाने में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को नए कानून, बीएनसी के नियम, साक्ष्य अधिनियम, नागरिकों के कानून की जानकारी देकर फायदे बताए। यह भी कहा कि रात 12 बजे से कानून लागू होने के बाद सोमवार दोपहर तक बीएस के तहत जिले में 7 केस दर्ज हो चुके हैं। इसके मौके पर सीएसपी दीपिका शिंदे, टीआई राकेश भारती ने भी नए कानून को लेकर लोगों के सवालों के जवाब दिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसके तहत सभी थानों में आज सेशंस रखे गए हैं।
सभी जगह ट्राई किया गया है कि 11 से 12 के बीच में ये सेशंस लिए जाएं। इसमें वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे, जो जिज्ञासु हैं उन सभी को नए कानून के बारे में, नए प्रावधानों के बारे में बताया जाए, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। जहां अगर किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर या अन्य कोई इशू है तो वहाँ उसको देखते हुए समय के अनुसार इस तरह के सेशंस रखे गए हैं और ये सेशंस अभी लगातार थानों में चलते रहेंगे। हमारे खुद के भी इंटरनल सेशंस चल रहे हैं जिसमें सभी विवेचक, सभी थाना प्रभारी, CSPs, एडिशनल SP और सरकारी वकील हिस्सा लेते हैं और आपस में भी चर्चा करते हैं। आज इसी एक तरह की एक चर्चा 2 बजे से कलेक्ट्रेट में सभी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और जो सरकारी वकील हैं उनके बीच में भी रखी गई। तराना की पंचायत लिम्बादित प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के गृह जिले में आता है, पर इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ग्रामीण जनों की माने तो ग्राम पंचायत नाम की है, यहां तो ग्राम पंचायत का काम भी ग्रामीण जनों को ही करना पड़ता है। लिम्बादित के केसवाल मार्ग पर रहने वाली महिला पार्वती बाई की माने तो अब तक ग्राम पंचायत ने सफाई का काम नहीं करवाया। यहां अपने घर के सामने का कचरा स्वयं को ही निकालना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में कचरे के ढेर व गंदगी से आम जनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम पंचायत से संबंधित जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। वहीं जब कोई ग्रामीण व अन्य व्यक्ति इस मामले में कोई कदम उठाता है तो पंचायत के नेताजी के प्रतिनिधि संबंधित को दोष देकर दबाव बनाकर मामले को दबा देते हैं। स्वच्छता कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। ग्रामीण जनों की माने तो स्वच्छता कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता। जो सफाई ग्रामीण अपने घर के सामने की कर रहे हैं, मलबा नाली के पास ही स्वयं उठा रहे हैं, पर नाली का पानी सड़कों का जाम रहता है। इसकी कोई भी निकासी यहाँ पर नहीं है। खैर, खबर लगने के बाद आंखों में पट्टी बांधे जनपद पंचायत, जिला पंचायत प्रबंध ग्रामीणों के लिए क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। तो यह समस्या हमारे नारा सुधारो, हमारे रोड उतार दो। क्या क्या समस्या? नाली किसने साफ करी है? मैंने करी काले। तो ग्राम पंचायत को व्यवस्था नहीं करी? नहीं करे, कोई भी नहीं करे। मैंने करी काले। पूछ लो बने हेरे पे आ रहा। सरपंच तो आए नहीं, सरपंच तो आई नहीं जाके। सचिव रोड पे कीचड़ रहता है? कोई भी नहीं, बहुत ज्यादा कीचड़ निकला ही नहीं। रोड पे कीचड़ है, काफी कीचड़ है। निर्ममता से महिला की हत्या कर टुकड़े टुकड़े करने वाले हत्यारे की मुकबधीर पत्नी को GRP पुलिस इंदौर ने सेवाधाम पहुंचाया। सेवाधाम आश्रम उज्जैन में आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल की स्वीकृति पश्चात पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर की अनुशंसा से चिकित्सकीय दस्तावेजों के साथ ASI बन्नो सोलंकी ने अपने पुलिस साथियों के साथ मुकबधीर अनीता को लेकर पहुंचे। सुधीर भाई गोयल ने संपूर्ण स्थिति को समझा एवं मानवता के लिए शर्मसार करने वाली इस दुखद घटना पर रोष व्यक्त किया। निर्ममता से हत्याकांड को सुलझाने वाली, अपने पति को पकड़वाने वाली मुकबधीर आरती को आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल, वरिष्ठ समाजसेवी व उद्योगपति राधेश्याम शर्मा गुरुजी इंदौर, वरिष्ठ समाजसेवी ललित जी कोलकाता, कांता भाभी की उपस्थिति में मंगल तिलक, माला व मिष्ठान खिलाकर प्रवेश दिया गया। आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने बताया कि आश्रम में विभिन्न दिव्यांगता की श्रेणी के बालक, युवा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष आश्रम में निवास रहते हैं। इनमें मुकबधीर भी सम्मिलित हैं। वह एक बृहद परिवार के रूप में वहां निवास कर रहे हैं। मुकबधीर आरती के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ। वह काफी भयभीत होकर अवसाद में रही। आश्रम के पारिवारिक वातावरण में उसे काउंसलिंग के माध्यम से इस अवसाद से बाहर निकालने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाएगा। उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज ये 800 सदस्यीय परिवार की एक सदस्य बन गई है और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला समय में इस समाज से मुख्य धारा से जुड़ेगी। इसके अंदर जो पीड़ा है वो कम होगी, क्योंकि अभी ये काफी अंदर ही अंदर भयभीत भी है, दुखी भी है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इसको साथा दे, शक्ति दे। भगवान की परम अनुकंपा से ये सेवाधाम आश्रम वर्षों से ऐसे दीन दुखियों को जो समाज में किसी भी कारण से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से, या हमारे इस आश्रम में हमारे सुधीर भाई, हमारी भाभी, बच्चियाँ और पूरा यहाँ का सेवक जितने भी लोग हैं ऐसी मानव की पीड़ा को हरने का कार्य कर रहे हैं। मैं भगवान के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हमारी इस बहन को भी इस पीड़ा से निजात दिलाएं और समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो। इनके दैनंदिन भोजन, वस्त्र या अन्य किसी भी चिकित्सा की आवश्यकता जो भी होगी
ये हमारा सेवाधाम परिवार उनकी हर संभव परिवार जैसा उनको विचार और मान दे करके हम उनको अपने परिवार में आज सम्मिलित कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर द्वारा निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा। उज्जैन शहर में पहली बार रथ यात्रा में 3 रथ निकलेंगे। पुरी की तर्ज पर तीनों रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी को अलग अलग रथों पर विराजित किया जाएगा। रथ यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव, सपरिवार सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह शामिल होंगे। प्यारो राघव पंडित दास प्रभु ने बताया, पिछले 17 सालों से निकाली जा रही जगन्नाथ रथ यात्रा ने भव्य स्वरूप ले लिया है। जैसे जैसे इसकी भव्यता बढ़ी, भक्तों की संख्या भी बढ़ने को देखते हुए इस बार यात्रा का स्थान बदला गया। इस बार यह यात्रा जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकाली जा रही है, इसलिए अधिक चौड़े मार्ग की आवश्यकता रहेगी। शहर की व्यवस्था बिगड़े नहीं और रथ यात्रा सुगमता से निकल सके, इसीलिए इस बार यात्रा आगर रोड स्थित मंडी चौराहे से 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। प्यारो राघव पंडित दास ने आगे बताया कि इस्कॉन के उज्जैन में अभ्युदय के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन की पहली रथ यात्रा से साक्षी व मार्गदर्शक रहेंगे। इस बार भी रथ यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सपरिवार शामिल होंगे, भगवान का पूजन कर रथ खींचेंगे। पंडित राघव पंडित दास ने आगे बताया कि इस बार की यात्रा भव्यता से निकलेगी। इस रथ यात्रा में पहली बार यात्रा में 3 रथ शामिल होंगे। सबसे आगे भगवान बलदाऊ का ताल ध्वज रथ पर सवार होकर निकलेंगे। इसके पीछे सुभद्रा महारानी दर्पत लन रथ का सवारी करते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे भगवान जगन्नाथ नंदी पोष रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। यह नजारा जगन्नाथपुरी में निकलने वाली रथ यात्रा जैसा ही रहेगा। बता दें कि अब तक यात्रा में एक ही रथ शामिल रहता था। तीनों भगवान इसी एक रथ पर विराजित होते थे। रथ यात्रा में पहली बार कला पथक दलों को शामिल किया जा रहा है। इसमें बुंदेलखंड के अहिर नृत्य ग्रुप, कोरकू जनजाति नृत्य मंडली तथा गोंड जनजाति नृत्य मंडल के कलाकार प्रस्तुतियां देने निकलेंगे। विभिन्न जनजाति संस्कृति को देखना उज्जैन वासियों के लिए भी एक अलग अनुभव रहेगा। पहली बार यूक्रेन व रशिया की भजन मंडली तथा कीर्तन दल शामिल होंगे। इसमें विदेशी भक्त कृष्ण भक्ति में अभिभूत होकर वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि पर नृत्य करते हुए नजर आएंगे। साथ ही 3 टालों पर चित्र प्रदर्शनी यात्रा पहली बार वैष्णव चित्र प्रदर्शनी को भी शामिल किया जा रहा है। 3 बड़े ट्रॉली पर चलित प्रदर्शनी रहेगी। स्थानीय भव्य वैष्णव धर्म परंपरा का दर्शन कर सकेंगे। 7 जुलाई के दिन दोपहर 2 बजे माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह जी की विशिष्ट उपस्थिति तथा गणमान्य जनों की उपस्थिति में आरंभ होगी। ये लोग भगवान का सपरिवार पूजन अर्चन करेंगे और उस रथ का आरंभ करेंगे। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन की पहली रथ यात्रा के भी साक्षी बने थे 2007 में, और अब 17 वर्षों बाद जब वे मुख्यमंत्री हैं तब तो उसकी विहंगमता का बात ही कुछ और है। इस रथ यात्रा में 3 रथ पहली बार निकाले जा रहे हैं, जिसमें भगवान बलभद्र जी का सबसे पहला रथ रहेगा तालध्वज, दूसरा रथ भगवती श्रीमती सुभद्रा महारानी का रहेगा दर्पदलन, और उसके बाद नंदी घोष नामक जगन्नाथ जी का रथ होगा। इन रथ में शिखर को ऊपर और नीचे करने की फैसिलिटी है और विहंगमता के रूप से ये बहुत ही अच्छे से सुसज्जित किए जाएंगे। इस रथ यात्रा की जो विशेषता रहेगी, इसमें कुछ जनजातीय ग्रुप जैसे कोरकू जनजाति, आपका सागर के बुंदेलखंडी और हई नृत्य ग्रुप आदि अपने नृत्य के द्वारा भगवान का जय घोष और स्तुति करते हुए निकलेंगे। साथ ही साथ झांकियाँ बहुत इसमें निकलेंगी। 3 विशाल ट्रालों पर वैष्णव साधुओं की झांकियाँ रहेंगी। इस प्रकार इस बार बहुत ही बड़े पैमाने पर
आयोजन किया जा रहा है। इस बार स्थान चेंज करा है, रथ यात्रा का कहाँ से चल रही क्या है? इस बार इस यात्रा के मार्ग में कुछ परिवर्तन हुआ है। हर वर्ष हम बुधवारिया से आरंभ करते थे, परंतु रथ यात्रा की लंबाई ही 1 से 1.5 किलोमीटर होगी, तो वो वहाँ से संभव नहीं हो पा रही थी। हमने मंडी चौराहा आगर रोड से इस यात्रा को आरंभ करके चामुंडा चौराहा और ब्रिज होते हुए टावर चौक, वहाँ से तीन बत्ती चौराहा से देवास रोड होते हुए इस्कॉन मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। इस्कॉन मंदिर में रथ पहुँचने के बाद कलेक्टर महोदय सपरिवार पूजन करेंगे और भगवान गुंडीचा में विराजमान होंगे। जो जगन्नाथपुर में जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी में है, लेकिन वो जगत का नाथ है। और वास्तव में जगन्नाथपुरी फेमस हुआ वहाँ रहने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का कहानी है, स्कंदपुर में वर्णन है। वो जगन्नाथ उज्जैन अवंती के वो राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आया, और वो पुरी के इतिहास के पहले अवंतीपुर के इतिहास है। तो ये हमारे सौभाग्य हुआ है वो जगन्नाथ के रथ यात्रा बनाने के बाद। भगवान 22 तारीख में उनका स्नान यात्रा था। भक्त लोग इतना स्नान कर रहे हैं, उनके बीमार हो गया है और दर्शन भी नहीं दे रहा है। उनका डाइट भी अलग अलग चल रहा है, तो हम आशा करते हैं उनका बीमार 14 दिन, नॉर्मली 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। और इतना दिन भक्तों को दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए 15 तारीख उन्होंने रास्ता में निकल जाएगा। जिस तरह जगन्नाथपुर में 3 रथ होते हैं, हम यहाँ से 2007 से रथ यात्रा कर रहा है, लेकिन एक रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जाते थे। लेकिन इस बार जगन्नाथ की इच्छा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के अलग अलग रथ हो रहा है। पहले बलदेव रहेंगे, उसके बाद सुभद्रा महारानी, उसके बाद जगन्नाथ देव। तो हमारे उज्जैन वासी के लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 72 दिवसीय वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पौधा मां के नाम को भी सम्मिलित करते हुए उज्जैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृहद रूप से पौधे वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 10,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार यह 10,000 पौधे उज्जैन, बड़नगर, तराना, महिदपुर व खासरोद आदि तहसीलों में वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक तहसील में 2,000 पौधे वितरण हेतु भेजे जाएंगे। उज्जैन जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण जबलपुर द्वारा हमें 10,000 पौधे पूरे जिले में वितरण करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम सामाजिक संगठनों, जनसेवी व आमजनों के सहयोग से और अधिक से अधिक पौधे वितरण कर लगवा सकें। साथ ही हमारे द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से इन पौधों को पेड़ बनने तक की मॉनिटरिंग इस ऐप के माध्यम से की जाएगी। इसमें पौधे लगाने से लेकर समय समय पर उनका समुचित ध्यान रखने की जानकारी ऐप पर अपलोड की जाएगी। माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के यथा निर्देश अनुसार दिनांक 5 जून से जो विश्व पर्यावरण दिवस है, सिर्फ 72 दिवसीय वृहद वृक्षारोपण का अभियान हमारे यहाँ शुरू किया गया था, जिसके अनुक्रम में माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय के मार्गदर्शन में पूरे जिले में हमें 10,000 पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पौधा माँ के नाम अभियान की ऐसी शुरुआत हुई है। इन दोनों के संयुक्त कार्यक्रम में हम लोग पूरे जिले में उज्जैन, बड़नगर, तराना, महिदपुर, खासरोद एवं नागदा तहसीलों में 2,000 पौधे वहाँ पर हम लोग लगवाएंगे। और पौधे लगवाना ही ये एकमात्र उद्देश्य नहीं है, उसको संरक्षित करना और उसको पोषित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के यथा निर्देश अनुसार निसर्ग ऐप है, इसका मोबाइल ऐप पर इंस्टॉलेशन करके जो पौधा व्यक्ति लगा रहा है उसको वो पोषित भी करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा, उसको अपलोड करेगा और 3-3 महीने में उसको उस पौधे की जो विकास हो रहा है उसकी जानकारी उस पर अपलोड की जाएगी। इस तरह पौधा लगाना मात्र उद्देश्य नहीं रहेगा, पौधे को संरक्षित भी करना है, पौधे को पोषित भी करना है, पौधे को बड़ा भी करना है, ताकि आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण का जो पवित्र उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके और सभी को उसका लाभ मिल सके।